तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसका जो कल आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं आपकी दोनों किताब के अंदर से, जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है समकालीन विश्व राजनीति इसमें से और दूसरी वाली जो बुक है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति इस वाली बुक के अंदर से, ठीक है? तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस एक वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं और एनिमेशन के द्वारा, ठीक है, चित्रों के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को समझ जाएँ और आपका जो कल एग्ज़ाम हो, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस हेल्प कर सके। ठीक है बच्चों? और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, इससे बाहर क्या ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों? क्योंकि देखिए मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का टॉपर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं और क्या नहीं आते हैं। साथ ही साथ लगभग 6 से 7 साल या 8 साल तक लगा लीजिए टीचिंग का एक्सपीरियंस है हमारा, ठीक है? पिछले 10 साल के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज़ किया है, तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूँ, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर के जाइएगा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा कल के आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से यहाँ पर समझ के चलिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी कोई भी आपका डाउट रहता है जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके। अपने डाउट्स को आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, ठीक है? और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है कि सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आ चुका है बच्चों। ठीक है, सत्ता का नया केंद्र या कह लीजिए न्यू सेंटर ऑफ पावर जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, ये है क्या? तो इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। देखिए, बात है 1945 की, जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। ठीक है, तो 1945 से लेकर के 1991 यानी 1991 तक हमारा क्या चला था? कोल्ड वॉर चला था। किसके बीच में चला था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। यानी कि ये दोनों देश जो थे, ये बोलते थे कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, मैं ज्यादा ताकतवर हूं। ठीक है, दोनों के देश दोनों मतलब दोनों के बीच में क्या चला? एकदम शीत युद्ध टाइप का माहौल चला कि हाँ मैं आज तेरे से आगे निकलूंगा, मैं देख इधर रॉकेट लॉन्च कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस में जाने के लिए इक्विपमेंट्स आ गए। ठीक है, मेरे पास आर्मी इतनी ताकतवर है। यहाँ पर ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला और 1991 में यानी 1991 में फाइनली जाकर के ये चीज समाप्त हो गया। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिला बच्चों? यहाँ पर यूएसएसआर टूट गया 15 गणराज्यों के अंदर और अमेरिका जो था बच्चों एकमात्र महाशक्ति बन करके उभरा। ठीक है, यानी पूरी दुनिया में अगर हम लोग बात करें तो जो आपका यूएसए है वो एकमात्र महाशक्ति बचा। यही सबसे ज्यादा ताकतवर था, इसके पास ही पूरी टेक्नोलॉजी थी, सब इसकी बात मानते थे क्योंकि अमेरिका की जय जयकार लगाते थे, जय अमेरिका जय अमेरिका। क्यों? क्योंकि भैया पावर था इसके पास, बहुत ज्यादा पैसा था, मिलिट्री पे खर्चा करता था, अच्छा खासा इकोनॉमी था इसका। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर के उभरा। तो क्या बोला जाता था कि सत्ता का केवल एक केंद्र है। एक केंद्र मतलब कि एक ऐसा देश है जिसकी बात पूरी दुनिया मानती है। ठीक है, इसलिए बोला जाता था कि सत्ता का कोई एक केंद्र है। यहाँ पर सेंटर्स ऑफ पावर की बात करें तो सिर्फ अमेरिका है। ये कब की बात हो रही है भैया? ये बात हो रही है 1991 के अंदर, जब यहाँ पर यूएसएसआर यानी सोवियत संघ टूट गया और अमेरिका यहाँ पर हमारा एकमात्र महाशक्ति बचा। लेकिन आज के टाइम पे सत्ता के अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, सत्ता के केंद्र के बारे में, तो कई सारे सत्ता के केंद्र हमें देखने को मिलते हैं, न्यू सेंटर ऑफ पावर जिसको आप कह सकते हैं। आज के टाइम पे भारत भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, चाइना भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और बहुत सारे संगठन है जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, आपका यूरोपीय संघ जिसको आप कहते हैं, ये ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये कहना कि सत्ता का केवल एक ही केंद्र है आज के टाइम पे, ये चीज बिल्कुल ही गलत है। सत्ता के कई सारे केंद्र हमें देखने को मिलते हैं जो अमेरिका के प्रभुत्व को, अमेरिका का जो दबदबा है उसको टक्कर दे रहे हैं और अपना वर्चस्व कायम कर रखे हैं पूरी दुनिया में। अगर जैसो कि कोई बात होती है ना कि हाँ ये चीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इन दिग्गजों से, इन महान लोगों से या इन महान देशों से, संगठनों से जरूर राय ली जाती है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं है, केवल अमेरिका ही सत्ता का एक केंद्र नहीं है, सत्ता के बहुत सारे केंद्र आज के टाइम पे बन चुके हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। किताबी लैंग्वेज में कैसे लिखना है आपको ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है? तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया।
कुछ देशों के संगठनों का उदय सत्ता के नए केंद्र के रूप में हुआ है। यह संगठन अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे क्योंकि यह संगठन राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि कई सारे देश हो गए, संगठन हो गए, ये सत्ता के नए केंद्र के रूप में यानी कि न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में उदय इनका देखने को मिला है। सत्ता के नए केंद्र क्या होते हैं? सत्ता के नए केंद्र बोले तो दुनिया में जो भी काम होने वाला है या जो भी काम होगा फ्यूचर में, उनकी राय जरूर ली जाती है। क्यों? क्योंकि भैया वो राजनीतिक रूप से बहुत पावरफुल है, आर्थिक रूप से बहुत पावरफुल है, पैसा बहुत है। भैया आपको क्या लगता है इंडिया में, चाइना में, यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ में कम पैसा है? भैया इतना पैसा है ना, अमेरिका जैसे देशों को खरीद ले ये सारे मिल जाए तो। सोच रहे हैं आप, पैसा बहुत है। ठीक है, तो ये सत्ता के नए केंद्र है और इनका काम क्या है? जो आपका अमेरिका का प्रभुत्व है, उसका दबदबा है, उसका वर्चस्व है, उसको सीमित करके रखना। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यही क्वेश्चन बच्चों आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा आपका ये क्वेश्चन कि व्हाट इज मीन बाय द न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, हिंदी मीडियम में मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझा दूंगा और इंग्लिश मीडियम में जो उसका ट्रांसलेशन रहेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि हिंदी मीडियम के तो बच्चों को वीडियो का फायदा मिले यहाँ पर। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी वीडियो का फायदा मिल सके, वो भी वीडियो का लाभ ले सके, जिससे कि एग्जाम में उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करते चलो यार। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, तो दबा के लाइक कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे कि यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक संगठन है जिसके अंदर सारे यूरोप के देश मिलकर के क्या करें, एक ग्रुप बना लिए। जैसे कि आपके स्कूल में मान लीजिए कि बहुत सारे क्लासेस होंगे और आपके क्लास में 30 बच्चे हैं। अब 30 बच्चे सब एक साथ दोस्त तो हो नहीं सकते। अब इनका ना एक ग्रुप होता होगा, जैसे 5 दोस्तों का एक ग्रुप होगा, जैसे आपका भी होगा ना एक ग्रुप, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना रखे होंगे। तो क्या होगा, उस ग्रुप का एक नाम रख दिए होंगे ना आप, जैसे कि हमारा बैक बेंचर्स। ठीक है, हमारे ग्रुप का नाम है बैक बेंचर्स, हमारे ग्रुप का नाम है फ्रंट बेंचर्स। ठीक है, इस तरह से ग्रुप का नाम रख दिया। तो उसी प्रकार से यूरोप के जो सारे देश थे वो सब मिल गए और अपने ग्रुप का यहाँ पर नाम रख दिया यूरोपीय संघ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में आप यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं। और यहाँ पर बता रखा है यहाँ पर पुराने सदस्य, इस कलर में जो आप देख रहे हैं ये सब पुराने सदस्य है, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, ये पुराने सदस्य है यूरोपीय संघ के। और नए सदस्य यहाँ पर आप देखेंगे इस कलर में आपको देखने को मिलेगा, पोलैंड हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, लताविया हो गया यहाँ पर, लिथुएनिया हो गया आपका, रोमानिया हो गया, ये नए सदस्य है यूरोपीय संघ के। ठीक है, तो ये यूरोपीय संघ क्या है आपको पता चल गया, ये एक ग्रुप है यूरोपीय देशों का जिसको यूरोपीय आप संघ भी बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ है कि यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ का विश्व स्तर में चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यानी पूरी दुनिया में इनका इकोनॉमिकली भी, आर्थिक रूप से भी बहुत तगड़ा स्थान देखने को मिलता है। $1 अगर आप लेके जाएंगे, कितना, $1, ठीक है, डॉलर, ठीक है, $1 लेकर के जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, लगभग 0.92 यहाँ पर क्या मिलेगा, यूरो मिलेगा। यूरोपीय संघ का जो है सो कि अपना एक मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। तो सोचिए कितना पावरफुल है यूरो, कि अगर आप $1 लेकर के जाएंगे ना तो यहाँ पर $1.21 मिल जाएगा आपको। इतना पावरफुल है, मतलब डॉलर से भी ज्यादा पावरफुल इनका करेंसी है। तो आर्थिक रूप से तो बहुत मजबूत है भैया ये, सामाजिक रूप से भी बहुत मजबूत है, राजनीतिक रूप से भी बहुत मजबूत है। दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल इंसिडेंट होने वाला होता है तो इनसे राय जरूर ली जाती है, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम जब होते हैं तो। ठीक है, तो और इनके ये जो यूरोपियन यूनियन है यानी कि यूरोपीय संघ है, इनके अंदर एक ऐसा देश है जिसके पास यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी है। वो कौन सा देश है भैया, तो वो है हमारा फ्रांस। ठीक है, तो ये है। और एक और देश था हमारा यहाँ पर, वो था ब्रिटेन, लेकिन वो ब्रिटेन जो है अलग हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यूरोपीय संघ क्या है, यूरोप के देशों का एक समूह है, एक कह सकते हैं ग्रुप है या संगठन कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन क्या है भैया, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप। द यूरोपियन यूनियन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द वर्ल्ड लेवल व्हेनेदर इट्स इकोनॉमिकल या कह लीजिए सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इन सब क्षेत्रों में या इन सब सेक्टर्स के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है
कि यूरोपीय संघ के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, यूरोपीय संघ की विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल करके राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। पहले ये इकोनॉमिक पे ज्यादा ध्यान देते थे, मतलब आर्थिक रूप पे ज्यादा ध्यान देते थे। अब ये पॉलिटिकली भी चेंज हो गए हैं, मतलब पॉलिटिक्स पे भी ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं और पूरे वर्ल्ड में इनका दबदबा हो गया पॉलिटिक्स को लेकर के। बात करें अगर हम लोग यूरोपीय संघ की विशेषताओं के बारे में, तो इनकी अपनी मुद्रा है, इनका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, ठीक है, जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। यूरो देख रहे हैं, ये 500 यूरो, अगर ये इंडिया में लाएंगे तो पता है 500 यूरो में आपको इंडियन रुपीस में कितना मिलेगा, वो देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जस्ट मैंने सर्च किया है यहाँ पर यूरो टू INR, ठीक है, यानी कि यूरोपीय संघ का मुद्रा का नाम है यूरो, वहां की करेंसी का नाम है, और अपने देश का जो करेंसी है उसको बोलते हैं इंडियन रुपीस, ठीक है। अगर 500 रुपए, 500 यूरोपियन रुपीस लेकर के आएंगे, वहां का 500 रुपया लेकर के आएंगे, तो हमारे यहाँ पे पता है कितना मिलेगा, 44,370 रुपए। देख रहे हैं कितना मिल रहा है, 44,370 रुपए। अगर वहां का मैं 1 यूरो लेकर के आऊंगा, कितना, 1 यूरो, केवल 1 यूरो लेकर के आऊंगा भैया, तो हमारे देश में वो 1 यूरो 88 रुपए के अंदर बदल जाए। तो सोचिए कितना पावरफुल उनका ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अगर मैं डॉलर टू INR भी करूँ ना, मैं आपको एक बार सर्च करके भी दिखा देता हूँ, डॉलर टू INR यानी कि एक अमेरिकी डॉलर में हमें 82 रुपए देखने को मिलता है, ठीक है, 82 रुपीज। जबकि एक यूरोपियन यूनियन का जो करेंसी है यूरो, उस 1 यूरो के अंदर हमें 88 रुपए 97 पैसे, लगभग 89 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। तो सोचिए कितना पावरफुल है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको समझाने का प्रयास किया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे वापस। यहाँ पर आप देख पा रहे हो बच्चों, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, मैंने आपको दिखाया, अपना राष्ट्रीय गान है, अपना स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है यूरो नाम की मुद्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ये आप देख ही सकते हैं, मैंने चित्र भी आपको दिखाया। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा आपका, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो आप लिख सकते हैं यूरोपियन यूनियन जो था अब वो चेंज हो गया है, एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं रह गया भैया, अब एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया है। यूरोपियन यूनियन जो है आपका, उसके पास खुद का फ्लैग है, ओन फ्लैग, और इसका खुद का नेशनल एंथम है, ठीक है, और अपना एक जैसे कि फाउंडेशन डेट है, ठीक है, यानी कि मतलब उनका खुद का स्थापना दिवस है, ओन करेंसी यानी उनका खुद का करेंसी है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि आसियान से क्या अभिप्राय है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी पेपर में आ चुका है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। आसियान क्या है, आसियान एक संगठन है। संगठन कितने देशों का, 5 देशों का एक संगठन है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी तो 5 देशों ने की थी, अभी इसके अंदर बहुत सारे मेंबर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वो 5 देश जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन 5 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। और अभी इसके टाइम पे बहुत सारे सदस्य हैं और बहुत सारे सदस्य बनना भी चाहते हैं, ठीक है। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है, पेपर में ये भी पूछ लेता है कि 5 देशों के नाम बताइए जिन्होंने आसियान की स्थापना की थी। तो सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया यहाँ पर है, और इंडोनेशिया हो गया, ये सारे देश मिलकर के जो है सो कि आसियान की स्थापना की थी। कब की थी, 1967 के अंदर, यानी कि 1967 के अंदर बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा पत्र पर साइन करके जो है सो कि आसियान की स्थापना की थी, ठीक है। और इनका मैप भी याद रखिएगा, सिंगापुर का मैप कुछ इस तरह का दिखता है, फिलीपींस का मैप कुछ इस तरह का दिखता है, थाईलैंड का जो नक्शा है, मैप है, वो कुछ इस तरह का दिखता है, मलेशिया कुछ इस तरह का है, और इंडोनेशिया कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वही चीज यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आसियान अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको इंग्लिश में आप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी बोलते हैं, जिसकी स्थापना 5 देशों द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद की गई थी 1967 के अंदर, 1967 के अंदर बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय आसियान। तो आपको इस तरह से लिखना है, आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1967 के अंदर, 5 कंट्रीज ने साइन किया था बैंकॉक डिक्लेरेशन, उसके थ्रू जो है सो कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप
लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि आसियान संगठन के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ये जो आसियान संगठन बनाया गया तो उसका उद्देश्य क्या है? जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है कि पॉलिटिकल साइंस का जो आपका एग्जाम होने वाला है 20 मार्च को, तो उस एग्जाम के अंदर अच्छा से अच्छा स्कोर करे। 80 नंबर का पेपर है तो 80 में से 80 तो आइए जाए भाई कम से कम आपका, ठीक है। तो ये आपका उद्देश्य है। या कई सारे बच्चों का होगा यार सर जी पास हो जाऊं बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो देखो भाई वीडियोस देखते रहो, पास तो आप हो ही जाओगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। बस वीडियोस को ध्यान से देखिए, उसके बाद आप सपोर्ट मटेरियल या फिर बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। बस वीडियोस को आप देखिए, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। जैसे एक यहाँ पर मान लीजिए संतरा होता है, ठीक है, उस संतरे को हम लोग निचोड़ करके जो जूस निकालते हैं, उस जूस को आप पी लीजिए तो उतना ही फायदा करेगा जितना वो संतरा फायदा करेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ आपको देते हैं एक तरह से, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा पांचवा कि आसियान संगठन के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इसका मोटिव क्या है आसियान संगठन को बनाने का? तो यहाँ पर पहला मोटिव था सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना। जो भी इसके मेंबर कंट्रीज है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो तेज गति से हो सके, इसलिए आसियान को बनाया गया। अगला कारण था कि इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो है सो कि ये सारे जो देश है आसियान के मेंबर कंट्रीज है वो अपना विकास कर सके और अपनी संस्कृति सभ्यता को पूरी दुनिया में फैला सके। इस कारण से भी आसियान संगठन की स्थापना की गई है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा आपका कि मेंशन 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको लिखना है यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अचीव करना था इनको सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्रू इसके आसियान के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, छठा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि आसियान शैली से क्या अभिप्राय है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कई बारी ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका आ जाता है, ठीक है। छोटे नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आपसे पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में मैं बोलूं तो ये होगा आपका आसियान स्टाइल जो है उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। आसियान स्टाइल यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय आसियान स्टाइल। तो देखिए इसको समझिए पहले। यहाँ पर देखिए हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे आप देखेंगे रजनीकांत जी का वो होता है ना, वो चिलगम कैसे खाते हैं, चिंगम ये ऐसे हाथ में आ रहा है, ऐसे चिलगम खा लिया, ठीक है। और जैसे आपके क्लास में आप देखते होंगे या हर एक बच्चे का स्टाइल अलग होता है। बैक बेंचर्स जो होते हैं एकदम होता है ना, एकदम रोब से आते हैं, अरे हम तो बैक बेंचर है, अरे सर जी क्या हाल है, नमस्ते सर जी, नमस्ते, पैरी पोना सर जी, पैरी पोना सर जी, नंबर दे देना, ठीक है। और जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं वो आते हैं, और सर क्या हाल है, नमस्ते सर जी, जी जी बिल्कुल सही बोला सर, आपने सही बोला, ठीक है। तो ये तो हर बंदे का एक स्टाइल होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम करने का एक स्टाइल होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आसियान का काम करने का भी अपना एक स्टाइल है जिसको आप शैली बोलते हैं हिंदी में। क्या है भैया कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी नाम कमाया है। इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। आसियान ने बोला कि भैया हम लोग लड़ेंगे नहीं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अनौपचारिक और टकराव रहित सहयोग वाला मेल मिलाप का तरीका अपनाएंगे। इसी को ही आसियान शैली कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है और इसी प्रकार से आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज मीन बाय आसियान स्टाइल। तो आंसर जो लिखना है वो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि आसियान क्षेत्रीय मंच से क्या अभिप्राय है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है? 1994 में यानी 1994 के अंदर आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बना करके रखना, ठीक है। तो ये उद्देश्य था आसियान क्षेत्रीय मंच का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आसियान की स्थापना कब हुई और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1967 के अंदर आसियान बना और 1994 के अंदर हमारा क्या बन गया? आसियान क्षेत्रीय मंच बन गया। अभी 1-2 दिन पहले मैं देख रहा हूँ कृष्णा सर ने सैंपल क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो डाली थी, तो उसके अंदर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपने गलत बता दिया, आसियान की स्थापना तो 1967 के अंदर हुई थी, आप तो 1994 बता रहे हो, ठीक है। तो वहां पर मैंने देखा कि सर ने कुछ गलत तो नहीं बताया। मैं जाकर देख रहा हूँ, अरे सर ने तो वहां आसियान क्षेत्रीय मंच बता रखा है। तो बच्चे को यहाँ पर गलती है, बच्चे को समझ में नहीं आया। एक्चुअली में है क्या कि आसियान क्षेत्रीय मंच जो था उसको 1994 के अंदर बनाया गया था।
और आसियान की स्थापना 1967 के अंदर की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय आसियान रीजनल फॉर्म, तो आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बोला था ना ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आसियान के संस्थापक देशों का वर्णन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट मटेरियल से मैंने आपका लिया है ये वाला, यहाँ पर और भी बढ़िया तरीके से बता रखा है। देखिए आसियान के सदस्य देश, इसमें से संस्थापक देश तो टोटल 5 है, इन 5 देशों ने मिलकर के आसियान की स्थापना की थी। कौन कौन से देश? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, तो ये टोटल 5 देशों ने तो बना दिया आसियान को। कुछ नए यहाँ पर कंट्रीज मेंबर बने हैं इसके। कौन कौन से देश है भैया? ब्रुनेई हो गया, दारुसलाम हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, आपका म्यांमार हो गया और कंबोडिया हो गया। ये नए मेंबर है यहाँ पर आसियान के। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि आसियान का एक नया सदस्य देश का नाम बताइए, तो ये आपको याद होना चाहिए। एमसीक्यू में मान लीजिए आ जाता है और वहां पर इनमें से कोई एक दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आसियान का नया सदस्य देश कौन सा है, यहाँ पर मुझे कौन सा टिक लगाना है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए, बिल्कुल है ना, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब द फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ आसियान। तो यहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड, इस तरह से सिंगापुर, थाईलैंड करके आप 5 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है कि मार्शल योजना क्या थी, इसको बताइए। इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों, मार्शल योजना क्या थी? हमारा दूसरा विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर के 45 तक। ठीक है, 1945 के अंदर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, दूसरा विश्व युद्ध जो था वो खत्म हो गया जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद जो आपका पश्चिमी यूरोप था उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। तो अमेरिका बोला यहाँ पर यार काहे दिक्कत ले रहे हो भैया, हम है ना इधर। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका ने दबा करके यहाँ मदद की यूरोप की, पश्चिमी यूरोप की, और उसकी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने में बहुत जबरदस्त मदद की थी। उसी को ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था जो थी उसको पुनर्गठित करने के लिए जबरदस्त मदद की। इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका आंसर रहा। शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट वाज द मार्शल प्लान, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि भारत और चीन के बीच विवादों के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, ये जो 2 देश है इनके बीच में हमेशा ना विवाद देखने को मिलता है। अब विवाद देखने को क्यों मिलता है वो आपको यहाँ पर बताना है। क्या कारण है भाई विवाद देखने को मिलता है? जैसे आप और आपके दोस्त होंगे, ठीक है, या आपका कोई ऐसा दोस्त जिससे आपकी लड़ाई होती रहती होगी, जब भी मिलता होगा आपका दोस्त, अरे भाई है क्या, लड़ेगा क्या, ठीक है, इस तरह का। इतना बैड एग्जांपल था, बैड जोक। खैर यहाँ पर देखिए भारत और चीन के बीच में विवाद के क्या मुद्दे हैं। तो पहला मुद्दा है भैया दलाई लामा को भारत में शरण देने के लिए। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, यानी कि पूरी दुनिया परिवार के समान है। तो इसीलिए 1959 के अंदर, कब? 1959 के अंदर जब यहाँ पर दलाई लामा भारत में चले आए थे, क्योंकि वहां पर तिब्बत पे जब चाइना ने कब्जा किया तो भारत में दलाई लामा चले आए। दलाई लामा कौन है? तिब्बत के धार्मिक गुरु है। जैसे हिंदू जो धर्म होता है उसमें पंडित होते हैं, मुस्लिम जो धर्म होता है उसमें मौलवी होते हैं ना, तो उसी प्रकार से तिब्बत में जो वहां पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं उनके एक तरह से धर्म गुरु कह लीजिए। तो वो भारत में आगे बोले मुझे यहाँ शरण दे दीजिए, मैं जहाँ रहता था वहां पर चाइना ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, दलाई लामा जी को शरण दे दिया। तो चाइना भड़क गया, चाइना बोला अरे अरे भारत तुम कैसे जगह यहाँ दे दिया उनको, कैसे अपने वहां रहने दे दिया, तुम यहाँ पगला गए हो का? तो इंडिया एक ही बात बोला, अरे तुमको जितना फड़फड़ाना फड़फड़ाओ ना भाई, हम दे देंगे शरण, क्योंकि हम लोग भाई पूरी दुनिया को यहाँ फैमिली मानते हैं। तुम जैसा नहीं है कि ये मेरा है वो मेरा है, ये मेरा वो मेरा करते हैं, नहीं भाई, भगवान ने जितना दिया है उतने में खुश है हम लोग, और तुम्हें जो करना है करो, हम तो यहाँ शरण देंगे ही देंगे। तो 1959 के अंदर जो हमने दलाई लामा जी को शरण दिया भारत के अंदर, तो उसको लेकर के चाइना और इंडिया के बीच में काफी विवाद देखने को मिलता है। अगला है यहाँ पर भारत चीन युद्ध। 1962 के अंदर जो है सो कि चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, और इंडिया का एक जो है सो कि भाग, लद्दाख का एक हिस्सा जिसको आप कह सकते हैं अक्साई चीन, वो कब्जा करके बैठ गया। ठीक है, और यहाँ पर चाइना क्या बोलने लग गया, ये मेरा है। ठीक है, उसको लेकर के भी विवाद देखने को मिलता है। हालांकि वो हिस्सा इंडिया का है, लेकिन चाइना ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और हमारे देश में बहुत ज्यादा जो है सो कि हालांकि हम लोग वो युद्ध हार गए थे अपनी कुछ कमियों की वजह से, लेकिन हाँ इसको लेकर के भी विवाद देखने को मिलता है। अगला आप लिख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र को लेकर के विवाद। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है उसको थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर।
ये इंडिया का आप मैप देख रहे होंगे यहाँ पर आप देखेंगे ना, इधर साइड में भूटान के इधर साइड यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। अब चाइना बोलता है कि ये हमारा है, ठीक है, इधर अक्साई चीन तो कब्जा ही लिया है इधर साइड में, इधर अरुणाचल प्रदेश भी बोलता है कि हमारा है। तो उसके देख करके ना मन में एक ही बात आती है, वो बाबूराव गणपत राव आपटे वाला डायलॉग नहीं बोला था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, कि तू जा रे तू जा, तेरे बस का नहीं है रे बाबा, तू जा यहाँ से, ठीक है। हम इंडिया है भाई, हमें भगवान ने इतनी बड़ी जो जमीन दी है ना, हम उसमें खुश है भाई, ठीक है। एक तो तुम आकर के कब्जा कर लेते हो, बोल दो कि ये मेरा है, ये मेरा है, पागल समझ रखा है क्या? 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। ये 1962 वाला यहाँ भारत नहीं है, ये 2023 वाला भारत है, ये नया भारत है भैया। और भी कुछ चीजें आप लिख सकते हैं, जैसे कि चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करना, इसको लेकर के भी भारत कई बार विवाद कर चुका है, बोल चुका है कि यार ये दिक्कत वाला चीज है ना भाई, तुम क्यों कब्जा कर रहे हो किसी देश पर और अपना हक जमा रहे हो, ठीक है। तो इसको लेकर के भी भारत ने कई बार बोला है, लेकिन चीन ने कोई यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अगला है गलवान वैली की जो घटना हुई थी 2020 के अंदर, जो आर्मी वाले लोगों के बीच में भड़प हो गई थी, ठीक है, एक तरह से झड़प हो गई थी, कह लीजिए लड़ाई टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो कि इसको लेकर के भी विवाद देखने को मिलता है। तो ये कुछ कारण है, आप इनको लिख सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ध्यान से, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड भी कर सकते हैं, इसी को एक्सप्लेन करके लिखना होगा। अगर आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है या 6 नंबर में आता है, तो इसी पॉइंट्स को अगर आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे, इजीली आपको इतने नंबर मिल जाएगा। बस शब्द सीमा जो है आपका, उसको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, मेंशन द रीजंस फॉर द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है। हालांकि ये 2020 के उसमें था, लेकिन फिर भी ले लिया, इंपॉर्टेंट लगा मुझे आपके लिए। तो कि आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है बताइए। तो देखिए, आसियान विजन 2020 क्या है, इसके थ्रू ना आसियान जो है सो कि एक विजन रखा था कि 2020 तक मैं क्या करूंगा, विश्व में बहिर्मुखी भूमिका निभाऊंगा, ठीक है। तो ये विजन आसियान ने रखा था और काफी हद तक आसियान इसमें सफल भी हुआ है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे, 14वां क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा समझिए कि IPKF का पूर्ण रूप लिखिए एवं श्रीलंका की एक मुख्य समस्या बताइए। 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो 2 क्वेश्चन आपसे जोड़ करके पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि IPKF का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म बताइए, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि श्रीलंका की एक प्रमुख समस्या आपको बतानी है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर IPKF की अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, जिसको हिंदी में आप भारतीय शांति सेना बोलते हैं। यूएनओ को अगर जरूरत होता है ना आर्मी का, तो इंडिया वाले जो है यही सेना यूएनओ को हैंडओवर करते हैं, और यहाँ यूएनओ इसको इस्तेमाल करता है देशों के बीच में या पूरी दुनिया के बीच में शांति को स्थापित करने के लिए। और श्रीलंका की मुख्य समस्या क्या है भैया, सिंघली व तमिल लोगों के बीच में जातीय जो संघर्ष होता है, वो एक श्रीलंका की मुख्य समस्या के अंदर आप काउंट कर सकते हैं। अभी के हिसाब से बात करें तो जो वहाँ आर्थिक जो दिक्कत आई हुई है, इकोनॉमिक दिक्कत आई हुई है, या फाइनेंशियल क्राइसिस आप कह सकते हैं, वो भी एक मुख्य समस्या के अंदर आप लिख सकते हैं श्रीलंका की, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ IPKF एंड स्टेट वन द मेन प्रॉब्लम ऑफ श्रीलंका। तो IPKF क्या होता है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस। मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारा सिंघली और तमिल लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक मेन प्रॉब्लम है, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के महत्वपूर्ण मुद्दों को बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच में आप देखेंगे ना, तो समय समय पर विवाद होता रहता है इन चीजों को लेकर के। पहला है भैया आतंकवाद। भारत 85 बार बोल चुका है पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से, कि भैया यहाँ पर पाकिस्तान जो है ना आतंकवाद का जड़ माना जाता है। जैसे एक पेड़ बनाता हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है भाई, जज मत करना, ठीक है। तो ये पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ है, यहाँ पर इसका जड़ होगा अगर मजबूत, तभी तो पेड़ मजबूत होगा ना। तो उसी प्रकार से ये आतंकवाद पूरी दुनिया में मजबूत कैसे है भैया, तो यहाँ पर उसका जो जड़ है ना, वो है हमारा यहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पूरी दुनिया में जो आतंकवाद फैलाता है वो है पाकिस्तान, और ये बात पाकिस्तान को हमने बता चुका है कि भैया आतंकवादी किसी के नहीं होते भाई, तुम इनको बंद करो यार, इनको हटाओ। लेकिन आतंकवाद को लेकर के मानता ही नहीं पाकिस्तान, ठीक है, बोलता नहीं नहीं ये सब चंगा सी भैया, और चंगा सी, तभी तो वहां पर चीजें हमें खराब खराब देखने को मिलती है। तो एक ये मुद्दा है जिस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद देखने को मिलता है। अगला है कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान कई बार बोलता है अरे तुम कश्मीर ये कर दोगे, जैसे आर्टिकल 370 था ना हमारा, ये सब हटाया था हमने, तो पाकिस्तान कई बार बोल चुका है ये गलत कर दिया तुमने, वो कर दिया। इंडिया बोलता है तुम बोलते रहे भाई, हम जो कर रहे हैं हमें पता है ना हम क्या कर रहे हैं। अगला है सीज फायर का उल्लंघन, एक ये भी मुद्दा है जिस कारण से जो विवाद देखने को मिलता है। नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद रहता है,
यहाँ पर पाकिस्तान कई बार बोलता है कि भारत हमारा पानी रोक रहा है, दिक्कत हो जाएगा, हमारे यहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। और इंडिया है जो यहाँ पर पानी देता रहता है, जब यहाँ पे ज्यादा दिक्कत करोगे पाकिस्तान वालों तो पानी रोकियो देगा, उतना दिक्कत मत लो, ठीक है। तो ये कुछ कारण है आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, स्टेट द इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो टेररिज्म, कश्मीर इशू, सीज फायर वायलेशन और कंट्रोवर्सी ओवर रिवर वाटर शेयरिंग। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवादों के किन्हीं दो मुद्दों को बताइए, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद किस चीज को देखने को मिलता है? अवैध प्रवास के रूप में देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे ये है इंडिया है आपका और ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पर बॉर्डर लग जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हमारा यहाँ बॉर्डर लग जाता है। तो यहाँ बॉर्डर के थ्रू बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया में घुस जाते हैं अच्छे रहन सहन के लिए, अच्छा यहाँ पर कमाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद हमें देखने को मिलता है। बांग्लादेश कहता है कि घुसबे नहीं करता है, इंडिया बोलता है भाई तुम बोल रहे हो घुसता नहीं है, यहाँ पर अवैध रूप से हमारे देश में आ रहा है, एक तो वैसी आबादी ज्यादा है और ऊपर से बांग्लादेशी आ रहे हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, ठीक है। तो एक ये आप लिख सकते हैं। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। दोनों देशों के बीच में अगर विवाद की बात करें ना तो नदी जल बंटवारा का ये जो विवाद है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नदी है गंगा और ब्रह्मपुत्र वो यहाँ पर भारत से लेकर के बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से फिर भारत में आती है, फिर इधर से घूम करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है, मतलब कि कितना पानी आप रखोगे, कितना हम रखेंगे, या आप मान लीजिए कि भारत ने कोई नया वहां पर बिजली बनाने वाला उस तरह से प्लांट बना दिया तो यहाँ बांग्लादेश विरोध करने लग जाता है। तो ये एक यहाँ पर आप लिख सकते हैं विवाद के मुद्दों के अंदर। और क्या है भैया, भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने पर विवाद है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस जो है भारत को निर्यात नहीं करता है बांग्लादेश, तो इसको लेकर के भी विवाद देखने को मिलता है। भारत विरोधी ताकतों को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। कई बार बांग्लादेश जो है ना भारत के विरोधी जो ताकतें हैं उनको सपोर्ट कर देता है और 1971 में हम लोग बनाए हुए किए बांग्लादेश देश को, यहाँ पर वही हमारा इस चीज को लेकर के करता है, ठीक है। यहाँ पर भारत विरोधी ताकतों को सपोर्ट करता है, तो इससे बहुत यहाँ पर जो है सो कि संबंधों में कह लीजिए खराब वो हो जाते हैं, मतलब होता है ना जैसे संबंधों का खराब होना, तो वो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारकों को लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अभी सैंपल पेपर वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, दोबारा से इसको समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। पाकिस्तान में आप देखेंगे लोकतंत्र बहुत कमजोर है, वहां पर कोई भी अगर लीडर आता है, जैसे इमरान खान जी आए थे, ठीक है, तो अपना टर्म यानी कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाता है। एक लीडर आता है ना 5 साल के लिए, 5 साल कोई कंप्लीट नहीं कर पाया आज तक। तो ऐसा क्यों है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ यहाँ पर स्वतंत्र हुए एक तरह से मान लीजिए 1947 के अंदर, लेकिन आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बोला जाता है और पाकिस्तान में कोई लीडर टिक नहीं पाता है। तो क्या कारण है? पहला कारण है भैया ट्रिपल ए का प्रभाव। ट्रिपल ए मतलब अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, ठीक है। अल्लाह से मेरा कहने का मतलब है जो वहां पर मौलवी वगैरह है, ठीक है, तो वो जो है जनता के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, जनता का ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट है मौलवी वगैरह के ऊपर। जब इतना ज्यादा ट्रस्ट रहता है ना जनता का ऐसे लोगों के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। और वो क्या करते हैं भैया, वहां के जो मौलवी है वो एक तरह से आप मान लीजिए कि जो जनता है ना उसको गुमराह करके रखते हैं कि हाँ भैया ये खराब है वो खराब है। तो मतलब काफी सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। दूसरा ए का मतलब है आर्मी। देखिए वहां पर जितना गवर्नमेंट को पावर नहीं है ना पाकिस्तान के अंदर, उतना आर्मी को पावर है। आप बोलेंगे आप सर जी ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा ऐसे हो सकता है कि वहां पर अभी रिसेंटली इमरान खान जी जो है हमारे चाचा, वो अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले तक तो वहां के पीएम थे, उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने पद से हट गए तुरंत ही। मैं भी शौक हो गया कि यार अच्छा खासा तो चल रहा था, यहाँ पे शौक कैसे हो गया? तो मैंने देखा कि वो वहां पर इमरान खान जी जो थे सरकार में रह करके आर्मी के बारे में जो है सो कि नेगेटिव बातें बोल दी कि हमारे यहाँ की आर्मी करप्ट है, ये है वो है, ठीक है, इसलिए वहां पे उनको हटा दिया गया। अब ऐसी बात हो रही है कि उनको जल्दी ही जेल में डाल दिया जाएगा, सोचिए। तो यहाँ नहीं कि कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो सरकार चलती है वो वहां सरकार नहीं चलाती है, वहां पर वहां की सरकार जो चलाती है आर्मी चलाती है, यानी पूरे देश को कौन चला रही है? आर्मी चला रही है। जब एक देश को आर्मी चलाने लग जाए ना भैया तो बहुत दिक्कत है, ये समझ लीजिए। तो एक ये कारण है कि वहां पर क्या है भैया, पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। अगला कारण है, अगला ए का मतलब होता है अमेरिका, यानी कि यूएस कह लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं रहेगा ना तो इसका कहीं ना कहीं फायदा अमेरिका जैसे देशों को
और आपका जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको होगा। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर आर्मी रूल करेगी तो ज्यादा से ज्यादा वेपन्स बेचेगा, आर्मी तो वेपन खरीदेगी तो ज्यादा से ज्यादा वेपन बेच पाएंगे और उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मोटा मुनाफा वो लोग कमा करके जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं आपका पाकिस्तान में लोकतंत्र के कमजोर होने के कारण। ठीक है, ये ट्रिपल ए ट्रिक है जो मैंने अपने टाइम पे यूज किया था, आप भी यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको पहला ये वाला जो मैंने बताया पॉइंट ये समझ में आया होगा। दूसरा है भैया चमत्कारी नेताओं का अभाव। जैसे इंडिया के अंदर आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, और भी बहुत सारे लेजेंड नेता देखने को मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई नेता आए भी नहीं किया चमत्कारी नेता जिससे कि वहां का लोकतंत्र मजबूत हो सके। तो एक ये भी कारण आप लिख सकते हैं। तीसरा विदेशी ताकतें, मैंने आपको बता दी। अगला है राजनीतिक दलों का भ्रष्ट होना। वहां का जो भी पॉलिटिकल पार्टी आता है ना एकदम करप्ट होता है भैया। ठीक है, मान लीजिए कि अगर 100 रुपया उनकी जेब में आ रहा है ना, तो 100 में से 2 रुपया जनता की जेब में जाता है, 98 रुपया वो खुदे रख लेते हैं, इतना ज्यादा करप्ट है। ठीक है, एक भी पार्टी वहां का अच्छा नहीं है भाई, सारा पार्टी वहां का जो है करप्शन के शिकार है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये कारण है जिस कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है वो कमजोर है, या कह लीजिए पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की जड़ें जो है वो कमजोर है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 18वां क्वेश्चन कि LTTE का पूर्ण रूप लिखिए। LTTE का पूर्ण रूप होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, हिंदी में जिसको आप जो है कि तमिल इलम के मुक्त बाघ भी बोलते हैं। ठीक है, लिट्टे, लिट्टे का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आ सकता है। तो इस तरह से लिट्टे का जो फुल फॉर्म है हमारा लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किन्हीं 2 समझौतों का उल्लेख कीजिए। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो है सो कि कोई 2 एग्रीमेंट ऐसा हुआ है, मतलब 2 कोई सा भी एग्रीमेंट बताना है यहाँ पर। तो एक आप यहाँ पर लिख सकते हैं ताशकंद समझौता, दूसरा लिख सकते हैं शिमला समझौता। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब कब किया। तो देखिए भारत ने 2 बार अपना परमाणु परीक्षण किया था। पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, याद रखिएगा 1974 में किया था। और ये किसके कार्यकाल में, किसके शासनकाल में किया था, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में किया था ये परमाणु परीक्षण। पोखरण राजस्थान में किया था, जो कि क्या हुआ था भैया, बिल्कुल फेल हो गया था। ठीक है, दूसरा जो परमाणु परीक्षण हमने किया वो किया 1998 के अंदर और इसका कोड नेम था शक्ति 98। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में ये किया गया और ये सफल परमाणु परीक्षण था। ठीक है, ये भी आपका पोखरण में किया गया था बच्चों, याद रखिएगा हमेशा, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर जो आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से। 21वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि सार्क व साफ्टा का पूर्ण रूप लिखिए। ठीक है, तो साफ्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया और जो आपका सार्क है उसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और ये जो साफ्टा है उसके बारे में बता रखा है, इसका हिंदी में मतलब होता है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, जो कि 1 जनवरी 2006 में ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो ये साफ्टा के बारे में बता रखा है। सार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और 1985 के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज तक कितने युद्ध हुए हैं। तो आज तक 4 युद्ध हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला युद्ध हुआ था 1947-48 के अंदर कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। दूसरा जो युद्ध हुआ था 1965 में नदी जल बंटवारे के विवाद को लेकर के। तीसरा जो युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था आपका बांग्लादेश के लोकतंत्र को लेकर के। और चौथा जो युद्ध हुआ था आपका 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 4 युद्ध आज तक हमारे पाकिस्तान के साथ हो चुके हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि आर्थिक वैश्वीकरण का दक्षिण एशिया पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो आर्थिक वैश्वीकरण की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण एशिया में आर्थिक सुधार किए गए हैं, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया है और आर्थिक सुविधाओं में गुणात्मक सुधार देखने को मिला है, यानी ओवरऑल इंप्रूवमेंट ही हमें देखने को मिला है इससे। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि दक्षिण एशियाई देशों की मुख्य समस्या क्या है, किन्हीं 2 समस्याओं को बताइए। देखिए दक्षिण एशिया देश कौन से भैया, भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है ना वो सारे देश मिलकर के क्या बनाते हैं, दक्षिण एशिया बनाते हैं।
यहाँ की जो मेन समस्या है वो है सीमा विवाद और नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद। इन सभी देशों के बीच में अमूमन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से। 25वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब और किसकी सहायता से संपन्न हुआ। इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। देखिए ये बात है 1960 के दशक की। कब की है? 1960 के दशक की। यहाँ पर जो सो कि सिंधु जो नदी है वो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाता है। मस्त सब कुछ चल रहा था, फिर पाकिस्तान उठ करके बोलने लग गया कि अरे इंडिया जो है हमारा पानी रोक रहा है, सर जी क्या कर रहे हो, इतना पानी मत रोको, हमारा दिक्कत हो जाएगा। तो इंडिया बोला भाई देख पानी हमारे यहाँ से जा रहा है, हमें पता होना चाहिए ना कि हम कितना पानी दे रहे हैं तुम्हें, और हमें पता है कि हम आपको सफिशिएंट पानी दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर बोला कि नहीं, मैं तो जो है सो कि बाहर जाऊंगा, दूसरे लोग के लेके आऊंगा और ये समझौता होना चाहिए इसके ऊपर। फिर पाकिस्तान चला गया वर्ल्ड बैंक के पास। फिर वर्ल्ड बैंक ने एक मीडिएटर का रोल निभाया और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो है सो कि एक संधि करवाई, ठीक है, जिसको सिंधु नदी जो है सो कि जल समझौता बोला जाता है। 1960s के टाइम पे हुआ था, जिसमें फिक्स हुआ कि इतना पानी जो है सो कि इंडिया रखेगा और इतना पानी जो है सो कि पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। ज्यादातर पानी वैसे पाकिस्तान को ही मिल गया था, ठीक है। तो यही सिंधु नदी जल समझौता है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए कल पेपर है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए हम लोग भी, और जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बताई समझा करके वही सारी चीजें यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बस नोट करने वाली बात क्या है कि इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ये नाम याद रखिएगा। और समझौता किसने करवाया था? यहाँ पर विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए वैश्वीकरण क्या होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेगा कि वैश्वीकरण क्या होता है, बताइए। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह की चीजों का हो सकता है, जैसे आपके हाथ में एमआई का फोन है, रियलमी का फोन है, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि भैया ये सब चाइना से बन करके इंडिया में आ गया या इंडिया में बन रहा है, बाहर का कंपनी है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया वैश्वीकरण की वजह से, ठीक है। वही आपका यहाँ पर पूछेगा, वही आपको यहाँ पर लिखना है। वही क्वेश्चन बन जाता है कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह की चीजों का हो सकता है, वस्तु का एक देश से दूसरे देश में जाना, पूंजी का एक देश से दूसरे देश में जाना व आना, विचारों का एक देश से दूसरे देश में पहुंचना, संस्कृति का हस्तांतरण होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें वैश्वीकरण के अंदर आती है बच्चों। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। और एज इट इज ऐसे भी आंसर आप लिख करके चले आएंगे ना, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवा रखा है कि WSF क्या है, इसका पूर्ण रूप लिखिए एवं इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो WSF जो है ये एक मंच है, एक स्टेज टाइप का आप समझ सकते हैं, जहां पर वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन का विरोध किया जाता है विश्व के विभिन्न वर्गों के लोगों के द्वारा। यानी दुनिया भर से लोग यहाँ पर जाते हैं और वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड सोशल फोरम। 2001 में ब्राजील में पोर्टो अल्गेरो नाम का जगह है, यहाँ पर इसका पहला बैठक हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन क्या है कि भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई। तो भारत ने नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई एवं इसी समय भारत जो है वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति भी अपनाई भारत ने। इससे पहले भारत में लाइसेंस राज चलता था, बाहर की कंपनियां आकर के ऑपरेट नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही हमने वैश्वीकरण को अपनाया, नई आर्थिक नीति को अपनाई, तो इजीली कोई भी दूसरे देश का कंपनी इंडिया में आकर के ऑपरेट कर सकता है और इजीली अपना सामान बेच सकता है और भारत भी दुनिया में सामान बेच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के परिणाम बताने। तो देखिए वैश्वीकरण के कई सारे परिणाम होते हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, जैसे राजनीतिक परिणाम यानी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है, आर्थिक परिणाम यानी फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिलता है, सांस्कृतिक परिणाम यानी कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन को समझिए कि वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों को बताइए। तो देखिए सभी देशों के पास किसी भी समस्या के लिए साथ मिलकर काम करना, सरकार के निर्णय लेने की शक्ति में कमी देखने को मिली है और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का अहम योगदान देखने को मिला है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों के अंदर। कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई एमआई कंपनी है, ठीक है, या एमआई छोड़िए एप्पल का कंपनी है, ठीक है, एप्पल जो अमेरिका का कंपनी है, वो इंडिया में आया, इंडिया में अपना फोन वोन बेच रहा है, अपना फैक्ट्री लगा लिया इंडिया में, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से थोड़े बहुत लचीले कानून बनाने पड़ेंगे
जिससे कि वो इजीली ऑपरेट कर सके इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें राज्य यानी सरकार के निर्णय लेने की शक्ति में कमी देखने को मिलती है। वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम के चलते ही क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ जैसी जो संस्थाएं हैं ना, उनका योगदान बढ़ गया है, इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को बताइए। तो देखिए वैश्वीकरण से क्या हुआ है, विश्व व्यापार बढ़ गया है। आप देख सकते हैं इंडिया में इस तरह के फोन मिलना आज के टाइम पे बहुत इजी हो गया है। पहले के टाइम पे ऐसे एक बटन वाला फोन लेना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कंप्यूटर आजकल हर बच्चा जो है सो कि खरीदने की चाह रखता है और बहुत सारे लोग कंप्यूटर अफोर्ड कर सकते हैं आज के टाइम पे। पहले के जमाने में तो एक सपना हुआ करता था। तो वो क्यों हुआ है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के अंदर या आर्थिक परिणामों के अंदर आप लिख सकते हैं, क्योंकि विश्व व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली है, मुक्त बाजार देखने को मिला है, कम से कम टैक्स लगा करके देश आपस में व्यापार करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार देखने को मिला, मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती है वो एक देश से दूसरे देश में जाकर के इजीली अपना काम कर पा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि स्टेट द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को बताइए। देखिए वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के अंदर आप लिख सकते हैं कि लोगों के रहन सहन व खान पान की आदतों में बदलाव देखने को मिला है। जैसे कि इंडिया में आप एग्जांपल ले लीजिए, पहले हमारा देसी खाना क्या हुआ करता था, दूध दही लस्सी, ये हमारा देसी खाना हुआ करता था अपने देश का। लेकिन आज के टाइम पे कोई दूध दही लस्सी जल्दी खाना पसंद करता नहीं। उसको बोल दीजिए कि आपके सामने दूध दही लस्सी है और एक जगह चाउमीन मोमोज बर्गर फिंगर और पिज्जा वगैरह है, तो वो बोलेगा अरे यार थोड़ा पिज्जा खा लेता हूँ, दूध दही लस्सी तो खाते ही आ रहे हैं। तो इससे क्या हमें देखने को मिला कि लोगों की खान पान व रहन सहन की आदतों में बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। रहन सहन कैसे, पहले यहाँ पे लोग जो है सो कि मान लीजिए कि कपड़े कैसे पहनते थे, धोती कुर्ता, ये हमारे देश की संस्कृति सभ्यता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग धोती कुर्ता कोई पहनता है, रेयरली ही कोई पहनता हुआ देखने को मिलेगा। गांव वगैरह में तो देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या होता है आज के टाइम पे लोग कोट टाई वगैरह ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। तो ये क्या है भैया, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव ही तो है। पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं लोग, जो है सो कि अमेरिका या कह लीजिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल भारत बल्कि भारत जैसे बहुत सारे देश है जहां पर ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। विदेशी त्योहारों व फिल्मों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर या मैरी क्रिसमस। ये हमारे यहाँ का अगर देखा जाए तो कल्चर नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है। लोग इसको अपनाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर अगर कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ पर न्यू ईयर 1 तारीख को नहीं आता है, 1 जनवरी को, बल्कि यहाँ पर कुछ आपका मई अप्रैल वगैरह में आता है, समथिंग इस टाइप का, ठीक है। ये मैंने देख रखा है, आप वैसे कंफर्म कर लीजिएगा। अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग जो है सो कि न्यू ईयर मनाया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में अलग डेट को न्यू ईयर आता है, जो इस्लाम धर्म है उसमें अलग डेट को न्यू ईयर आता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। अरे भैया काहे का न्यू ईयर यार, न्यू ईयर आपका हर दिन एक न्यू ईयर ही है, क्योंकि हर दिन आप एक नया जीवन जी रहे हो, ठीक है, इस तरह से। तो सारी चीजें क्या दर्शा रही हैं, ये सारी चीजें दर्शा रही हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव को बताइए। वैश्वीकरण जब आया तो उसके सकारात्मक प्रभाव हमें क्या देखने को मिले, वस्तुओं व पूंजी के प्रवाह में तेजी आई है, यानी कि आसानी से एक देश जो है सामान दूसरे देश में बेच सकता है या खरीद सकता है। महिलाओं की स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला। विश्व व्यापार के अंदर हमें तेजी देखने को मिली है। दुनिया में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो बहुत तेज हो गया है आज के टाइम पे, ठीक है। और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिले हैं, आर्थिक लाभ केवल विकसित देशों को हुआ है। डेवलप कंट्री ही वैश्वीकरण का ज्यादा फायदा उठा रही है, ठीक है। संस्कृतियों का हार्स हो रहा है, लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन क्या है कि संरक्षणवाद क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो 1991 से पहले अपने घरेलू उत्पादों को बचाने एवं एकाधिकार बनाए रखने हेतु विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना संरक्षणवाद कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 1991 से पहले भारत जो है विदेशी कंपनियों को आने नहीं देता था। वो सोचता था कि अपने देश की कंपनियों को आगे बढ़ाऊंगा, वो संरक्षण करने का कोशिश करता था, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे दुनिया के देश करने की कोशिश किए हैं, इसको ही संरक्षणवाद कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं।
भारत और वैश्वीकरण के बारे में। ठीक है, यहाँ पर संरक्षणवाद की नीति मैंने आपको बता दी कि भारत में आजादी के कई वर्षों बाद तक भी वैश्वीकरण को जो है सो कि नहीं अपनाया था भारत ने। भारत चाहता था कि वह आत्मनिर्भर बने, लेकिन अंततः 1991 में भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया और नई आर्थिक नीति के तहत इसको अपना लिया। ठीक है, एलपीजी वहां हमने अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर में यहाँ पर प्रति वर्ष 7.5% के हिसाब से बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि यह बढ़ोतरी दर जो है सन 1990 में 5.5% था। ठीक है, तो 5.5% से लेकर के 7.5% तक का फासला हमने तय किया है केवल और केवल वैश्वीकरण को अपनाने से। एनआरआई जैसे लोग भारत की संस्कृति को विदेशों में बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, एनआरआई क्या होता है? नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, जो भारत के तो है लेकिन भारत से बाहर जाकर के रहते हैं, भारत की संस्कृति और सभ्यता को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र के बारे में बात करें तो पूरा विश्व आज भारत का लोहा मानता है। इन्फोसिस हो गया आपका, ठीक है, टाटा का हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, ठीक है, ऐसे जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां पूरी दुनिया में भारत का लोहा बनवा करके रख रखा है। ठीक है, आज भारत के लोग वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े पदों पर है, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे गूगल जी के सीईओ जो है वो सुंदर पिचाई जी है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला जी है, अब तो नया यूट्यूब के भी सीईओ बन गए हैं भैया हमारे यहाँ पर, नील मोहन जी। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के जो लोग हैं ना भाई, बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत का नाम जो है रोशन कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर है, बड़े बड़े यहाँ पर कंपनियों के अंदर। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। मतलब एक टॉपिक बेसिकली मैंने इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया, वह प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो जो चुनाव आयोग का गठन किया गया था ये जनवरी 1950 में किया गया था और प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी। एक बारी मैं आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिखा देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपका एनसीईआरटी का बुक खोल लिया है और सेकंड वाला जो बुक है आपका, उसका जो सेकंड चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। ठीक है, इसी चैप्टर को अगर आप खोलेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ और सुकुमार सेन जो है पहले चुनाव आयुक्त बने थे बच्चों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ भी दिखा दिया। कई सारे बच्चों का डाउट रह जाता है डेट वाले क्वेश्चंस के अंदर, इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी में से कई सारी चीज़ें दिखाता हुआ चलूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यही क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हेन वाज इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो जो आपका इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया था ये जनवरी 1950 के टाइम पे सेट किया गया था और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो सुकुमार सेन जी थे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत में हुए प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व व दबदबा कह लीजिए इसके होने के कारण बताइए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहला जो 3 आम चुनाव हुआ था उसके अंदर कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा देखने को मिला था, कोई और पार्टी उसके टक्कर में थी ही नहीं। ठीक है, तो इसके कई सारे कारण हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि बता रखा है कि सबसे पुरानी पार्टी होना। हमारे देश में देखिए जो पुरानी चीज़ होती है उसके ऊपर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, है कि नहीं? तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी है, इसीलिए लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था। कोई नई पार्टी आती थी तो उसके ऊपर ट्रस्ट बनता नहीं था लोगों का। ठीक है, तो एक ये भी कारण था, पुरानी पार्टी होने के कारण वो प्रथम 3 आम चुनाव के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में सीटें हासिल की और जीत हासिल किया उसने। अगला है स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त होना। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी नेता थे बच्चों, उसमें से बहुत सारे नेता हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए थे। तो एक ये भी कारण है कि प्रथम 3 आम चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिला था, प्रभुत्व देखने को मिला था। कोई और पार्टी उसके इर्द-गिर्द आ ही नहीं पाई थी, कोई भी पार्टी उसके इर्द-गिर्द नहीं आ पाई थी। ठीक है, चमत्कारी नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऐसे नेता इस पार्टी के अंदर थे बच्चों। आप देखेंगे कि और पार्टियों के अंदर कोई भी चमत्कारी नेता नहीं थे। चमत्कारी नेता मतलब ऐसे नेता जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो उस टाइम पे। ठीक है, तो नेहरू जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और जो यंग लोग थे ना, जो जवान लोग थे, उनके बीच में तो खासा इन्फ्लुएंस था नेहरू जी का। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के लिए नाम ले लेता हूँ। हमारे यहाँ पर मोदी जी है, ठीक है? तो मोदी जी कई वर्गों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, पॉपुलर है कि नहीं? आज देखेंगे तो आप कहीं न कहीं बच्चे-बच्चे को मोदी जी का नाम पता है। उसी प्रकार से उस टाइम की अगर मैं बात करूँ, जब हमारा देश नया-नया आज़ाद हुआ था, इलेक्शंस वगैरह हुए थे, तो उस टाइम पे यहाँ पर नेहरू जी बहुत ज़्यादा फ़ेमस थे, ठीक है? और सरदार पटेल जी की तो क्या ही बात करें।
तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से प्रथम 3 आम चुनावों के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी उसका दबदबा प्रभुत्व हमें देखने को मिला था बच्चों, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो पे आप लाइक करते हो उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया गिव रीजंस फॉर बीइंग डोमिनेंस, ठीक है। तो आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी ये, ठीक है। लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स देखने को मिला हमें यहाँ पर, और यहाँ पर मिरिकुलस लीडर्स जैसे नेहरू जी, पटेल जी, इस तरह के लीडर्स हमें इस पार्टी के अंदर देखने को मिला। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, अभी तक आपने विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।